हेलो दोस्तों, मैं भूषण गायकवाड़ आप सबका स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हमको जो टॉपिक पढ़ना है वो है इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का पार्ट, दैट इज सेक्स क्रोमोसोम। सो दोस्तों, सेक्स क्रोमोसोम होता क्या है? ऐसे क्रोमोसोम जो हमारे बॉडी में सेक्स का डिटर्मिनेशन में रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ऐसे क्रोमोसोम को हम क्या बोलते हैं? सेक्स क्रोमोसोम। जैसे कि हमने पहले की बात की थी, हमारे बॉडी में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 46, ठीक है। और इसको हम गिनते कैसे है, मतलब कैसे बोला जाता है इसको? 23 पेयर्स। अब 23 पेयर्स यानी ये जोड़ी में होते हैं, तो इसमें से जो 22 पेयर्स होते हैं, इन पेयर्स को हम ऑटोजोम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑटोजोम। बचा हुआ जो एक पेयर होता है, एक जोड़ी होती है, उसको हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम, जो कि हमारे ह्यूमंस में और अदर मैमल में दो टाइप के होते हैं, एक्स और वाई। जैसे कि हमें पता है एक्स एक्स अगर होता है कॉम्बिनेशन में, मतलब दोनों एक्स क्रोमोसोम होते हैं, तो वो फीमेल होती है। हमने 10th में पढ़ा है, इसके पहले भी पढ़ा है। इसके अलावा अगर एक्स वाई होता है तो वो मेल होता है, ठीक है। तो बेसिकली सेक्स क्रोमोसोम वो क्रोमोसोम होते हैं विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स, द क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स। इसके अलावा इसमें हम जैसे कि देखते हैं एक्स और वाई, ये दो क्रोमोसोम जो है वो ह्यूमंस में और अदर मैमल्स में होते हैं। फाइनली हम बात करते हैं एक्स और वाई क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के बारे में। तो एक्स और वाई क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर स्लाइटली डिफरेंट होता है। तो जैसे कि हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हमारे बॉडी में जितने भी क्रोमोसोम है वो पेयर में होते हैं, जोड़ी में होते हैं। और जो दो क्रोमोसोम जोड़ी में है वो एग्जैक्टली एक दूसरे के सेम सिमिलर होते हैं, उनमें जीन्स भी सेम होते हैं और उनका स्ट्रक्चर भी सेम होता है। ऐसे क्रोमोसोम को हम होमोलॉगस क्रोमोसोम बोलते हैं, याद है। अब ऐसे होमोलॉगस क्रोमोसोम सिर्फ 22 होते हैं। कितने होते हैं? 22। बचा हुआ जो एक क्रोमोसोम है वो है सेक्स क्रोमोसोम पेयर। इसमें हम होमोलॉगस रीजन भी होता है आधा, और आधा नॉन होमोलॉगस रीजन भी होता है। जैसे इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, ये जो रीजन है, दिस रीजन इज होमोलॉगस रीजन, मतलब इनमें सेम जीन होंगे। और ये जो रीजन है ये नॉन होमोलॉगस रीजन, जिसमें सेम जीन होंगे क्या? नहीं। जो जीन एक्स में, एक्स क्रोमोसोम में होगा वो वाई में नहीं होगा, जो वाई में होगा वो एक्स में नहीं होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं हमारे बॉडी में 23 पेयर है। 23 पेयर में से 22 जो पेयर है वो होमोलॉगस पेयर है एक दूसरे के लिए, मतलब उनमें जो भी पेयर में जो दो क्रोमोसोम है वो होमोलॉगस है। बट सेक्स क्रोमोसोम में जो दो क्रोमोसोम है, दो क्रोमोसोम का ये भी पेयर है, बट इस पेयर में आधा क्रोमोसोम होमोलॉगस है और आधा क्रोमोसोम होमोलॉगस नहीं है। मतलब आधे क्रोमोसोम में सेम जीन है, जो इधर है वही इधर। अगर मान लीजिए इधर जीन ए है तो इधर भी जीन ए होगा, ठीक है। बट अगर इधर जीन डी है तो इधर जीन डी नहीं होगा, इधर हो सकता है जीन सी हो या और कोई जीन हो। तो बेसिकली जीन जो है वो अलग अलग होते हैं, नॉन होमोलॉगस रीजन में और होमोलॉगस रीजन में सेम होते हैं। अब आइए एक्स और वाई क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो स्ट्रक्चर में हम देखते हैं कि एक्स और वाई दोनों क्रोमोसोम में आपको डिफरेंस दिख रहा होगा। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एक्स क्रोमोसोम एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ वाई क्रोमोसोम। तो डेफिनेटली दिख रहा होगा कि एक्स क्रोमोसोम इज स्लाइटली लार्जर और बिगर देन द वाई क्रोमोसोम, ठीक है। एक्स क्रोमोसोम लार्जर है और वाई क्रोमोसोम जो है स्मॉलर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर। अगर डिटेल में देखते हैं तो कल हमने टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम पढ़ा था, जिसमें अगर दोनों आर्म्स सिमिलर है, ठीक है, इक्वल साइज की है, तो वो वी शेप दिखता है और वो मेटासेंट्रिक होता है। मतलब एक्स क्रोमोसोम मेटासेंट्रिक है, वाई क्रोमोसोम जो है वो एक्रोसेंट्रिक है, जे शेप दिखता है, ठीक है। फाइनली हम बात करते हैं, दैट इज तीसरा पॉइंट, इसमें इट इज हैविंग मोर यूक्रोमैटिन एंड लेस हेट्रोक्रोमैटिन। ये कंसेप्ट है दोस्तों, ध्यान से समझिए। यूक्रोमैटिन क्या होता है? हमारा जो डीएनए होता है वो पैक्ड होता है। जैसे मैंने बोला था डीएनए एक लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। अब ये डबल स्ट्रैंडेड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हमारे बॉडी में कॉम्पैक्टली अरेंज होता है क्रोमोसोम के फॉर्म में। जैसे मैंने बोला था चक्री में हम मांझा लपेटते हैं, मांझा इज लाइक ए डीएनए और चक्री इज लाइक ए हिस्टोन प्रोटीन, जिसमें डीएनए को हम पैक करते हैं। बट ये इतना इजी नहीं होता, उसको हम देखेंगे आगे। तो ये जो डीएनए की पैकेजिंग है, कहीं जगह पे ये पैकेजिंग लूज होती है और कहीं जगह पे ये पैकेजिंग टाइट होती है। जहां पे ये पैकेजिंग लूज होती है, जहां पे वो जो डीएनए पैक हुआ है वो लूजली पैक्ड है, मतलब थोड़ा खुला खुला है, ठीक है। तो ऐसे डीएनए को हम बोलते हैं यूक्रोमैटिन। क्या बोलते हैं? यूक्रोमैटिन। इसको बोला जाता है लूजली पैक्ड डीएनए। अब यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए, नहीं तो मैं लिखा रहता। यूक्रोमैटिन का मतलब होता है लूजली पैक्ड डीएनए, ठीक है। और इसमें ज्यादा जीन्स होते हैं, इट कंटेन्स मोर जीन, ठीक है। वहीं पे
लेस हेट्रोक्रोमैटिन, एक्स क्रोमोसोम में हमने देखा मोर यूक्रोमैटिन मतलब लूजली पैक्ड डीएनए ज्यादा है और उसमें जीन्स ज्यादा है। लेस हेट्रोक्रोमैटिन, टाइटली पैक्ड डीएनए, ऐसा डीएनए जो बहुत हाईली टाइटली पैक्ड है और उसमें जो जीन का कंटेंट है वो बहुत ही कम या नहीं के बराबर होता है। तो ऐसे कंडीशन में इसमें ज्यादा यूक्रोमैटिन है और बहुत ही कम हेट्रोक्रोमैटिन है, मतलब बहुत ज्यादा जीन है और जो बहुत मतलब जीन नहीं होने वाला जो पार्ट है वो बहुत ही कम है। तो इस वजह से ये जेनेटिकली एक्टिव होता है, मतलब इसमें ज्यादा जीन्स होने के कारण ये ज्यादा कैरेक्टर को क्या करता है, एक्सप्रेस करता है, शो करता है। हमने पढ़ा है जितने ज्यादा जीन उतने ज्यादा कैरेक्टर हमारे बॉडी में एक्सप्रेस होता है, सिंपल सी बात है। और यहाँ पे यूक्रोमैटिन मतलब लूजली पैक्ड डीएनए जिसमें ज्यादा जीन है तो ये ज्यादा कैरेक्टर शो करता है, एक्सप्रेस करता है, इसी वजह से ये ज्यादा जेनेटिकली एक्टिव होता है। वहीं पे अगर हम वाई क्रोमोसोम की बात करते हैं तो वाई क्रोमोसोम में लेस यूक्रोमैटिन, देखो इसका ठीक उल्टा है, लेस यूक्रोमैटिन, लूजली पैक्ड डीएनए जो है वो कैसा है, कम है, इसके वजह से जीन्स कैसे है, कम है। इसके बाद मोर हेट्रोक्रोमैटिन, हेट्रोक्रोमैटिन ज्यादा है, तो इसी वजह से इसमें जीन या तो कम होंगे या तो होंगे ही नहीं। इस वजह से या तो ये जेनेटिकली लेस एक्टिव होगा, इट इज आइदर लेस एक्टिव और आइदर इनर्ट, इनर्ट यानी इनएक्टिव। ठीक है, फाइनली हम बात करते हैं ये दोनों क्रोमोसोम के लिए कॉमन है, दैट इज बोथ द क्रोमोसोम कंटेन होमोलॉगस एंड नॉन होमोलॉगस रीजन। जैसे कि हमने पढ़ा 22 पेयर जो है वो ऑटोजोम्स है और वो सारे के सारे क्रोमोसोम मतलब सारे पेयर में जो दो क्रोमोसोम है वो होमोलॉगस होते हैं एक दूसरे से। ये एक पेयर है, मान लो ये 5th नंबर का पेयर है, तो ये क्रोमोसोम और ये क्रोमोसोम दोनों होमोलॉगस है एक दूसरे के लिए, मतलब दोनों एक दूसरे के जुड़वा है। ठीक है, बट यहाँ पे हम देखते हैं जो 23rd पेयर है, 23rd पेयर में सेक्स क्रोमोसोम है और सेक्स क्रोमोसोम में दोनों रीजन होंगे, आधा रीजन होमोलॉगस होगा और आधा रीजन नॉन होमोलॉगस होगा। इसके बाद हमने देखते हैं कि होमोलॉगस रीजन में कौन से जीन होते हैं, सिमिलर जीन। जैसे कि हमने बोला यहाँ पे अगर जीन ए है तो यहाँ पे भी जीन ए होगा, यहाँ पे जीन बी है तो यहाँ पे भी जीन बी होगा। अगर इस क्रोमोसोम में टोटल होमोलॉगस इसमें 1 2 3 4 5 जीन है तो यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 जीन होंगे। मतलब ये वो रीजन होगा जो एग्जैक्टली एक दूसरे का सिमिलर होगा, यानी होमोलॉगस रीजन। ठीक है, जहां के जीन्स सिमिलर है। वहीं पे अगर दूसरा रीजन देखते हैं नॉन होमोलॉगस, वहां के जीन्स डिसिमिलर है, मतलब एक दूसरे से बिल्कुल भी मैच नहीं करते। अगर ये डी है तो ये सी होगा, ये एफ है तो ये एच होगा। तो जीन्स आर कंप्लीटली डिफरेंट, दे डू नॉट मैच विथ ईच अदर। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज नॉन होमोलॉगस रीजन ऑफ एक्स एंड वाई क्रोमोसोम। इसके बाद हम बात करते हैं एक लास्ट पॉइंट, दोनों में बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब सेक्स लिंक्ड जीन, ये टर्म आपने सुनी होगी, सेक्स लिंक्ड जीन, ऐसे जीन जो सिर्फ और सिर्फ एक सेक्स क्रोमोसोम पे ही हो सकते हैं। ठीक है, और एक सेक्स क्रोमोसोम का मतलब सिर्फ एक सेक्स क्रोमोसोम, या तो एक्स या तो वाई। तो सिंपल सी बात है, अगर होमोलॉगस रीजन में कोई भी जीन अगर एक्स पे प्रेजेंट है तो वो वाई पे भी है, वाई पे प्रेजेंट है तो एक्स पे भी है। तो ऐसा नहीं सिर्फ एक्स पे ही होना चाहिए, तो वो कौन से रीजन में होगा, नॉन होमोलॉगस। तो अगर हम बोलते हैं कोई भी जीन नॉन होमोलॉगस रीजन पे है एक्स क्रोमोसोम के, तो वो कौन सा जीन हुआ, एक्स लिंक्ड जीन। ठीक है, ये देखो यहाँ पे लिखा है, कोई भी जीन, द जीन ओनली प्रेजेंट ऑन द नॉन होमोलॉगस रीजन ऑफ एक्स क्रोमोसोम, जीन ओनली प्रेजेंट ऑन नॉन होमोलॉगस रीजन ऑफ एक्स क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज एक्स लिंक्ड जीन, and the gene present on non-homologous region of Y chromosome is called as Y-linked gene। अगर कोई जीन नॉन होमोलॉगस रीजन पे है Y क्रोमोसोम के, तो डेफिनेटली वो Y क्रोमोसोम के नॉन होमोलॉगस रीजन पे है, तो X पे कहीं पे भी होगा क्या, नहीं। दैट्स वाई हम उसको बोलते हैं Y-linked जीन। और अगर कोई जीन जो है वो नॉन होमोलॉगस रीजन पे X के, तो वो Y पे नहीं होगा कहीं पे भी, इसीलिए उसको बोलते हैं X-linked जीन, उसी पे प्रेजेंट है सिर्फ। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अभी डिस्कस किया स्ट्रक्चर ऑफ एक्स एंड वाई क्रोमोसोम, जिसमें हमने देखा सबसे पहले कि एक्स और वाई ये दो टाइप के क्रोमोसोम हमारे बॉडी में होते हैं, ह्यूमंस के और अदर मैमल्स में। इसमें एक्स क्रोमोसोम लार्ज होता है, वाई क्रोमोसोम स्मॉल होता है, मेटासेंट्रिक होता है एक्स क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम एक्रोसेंट्रिक होता है। बहुत ज्यादा यूक्रोमैटिन होता है एक्स क्रोमोसोम में, वाई क्रोमोसोम में नहीं होता, जिसके वजह से एक्स क्रोमोसोम जेनेटिकली एक्टिव होता है, वाई क्रोमोसोम नहीं होता। दोनों में ही होमोलॉगस और नॉन होमोलॉगस ऐसे दो रीजन होते हैं। होमोलॉगस रीजन में सेम जीन होते हैं, नॉन होमोलॉगस रीजन में सेम जीन नहीं होते, डिफरेंट जीन होते हैं। फाइनली जो नॉन होमोलॉगस रीजन में जीन होते हैं उस एक्स क्रोमोसोम के, उसको एक्स लिंक्ड जीन बोलते हैं, और जो नॉन होमोलॉगस रीजन में जीन होते हैं वाई क्रोमोसोम के, उसको वाई लिंक्ड जीन बोलते हैं। इसके बाद हमको डिस्कस करना है लिंकेज।
तो दोस्तों आइए अभी देखते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट, दैट इज लिंकेज। अब लिंकेज का मतलब क्या होता है दोस्तों, किसी भी क्रोमोसोम पे जो जीन्स होते हैं उनकी टेंडेंसी होती है, उनकी आदत होती है कि वो एक साथ इनहेरिट होंगे फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। अब सिंपल सा लॉजिक है, एक डायग्राम से आप देखिए, ये एक क्रोमोसोम है पेयर में, उसी का ये दूसरा होमोलॉगस पेयर है। तो ये दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम है, मतलब ये सेम है। अब इस क्रोमोसोम पे 10 जीन है, 1 2 3, इसमें 3 जीन है, 3 जीन है समझ लो। तो 3 जीन ये, इनका 1 2 3, इनकी ये टेंडेंसी है कि जब ये पूरा क्रोमोसोम सेपरेट होके गमेट्स में जाएगा और ये क्रोमोसोम भी सेपरेट होके गमेट में जाएगा, ठीक है, तब इनकी टेंडेंसी है, क्योंकि पूरा क्रोमोसोम गमेट में गया तो ये तीनों जीन 1 2 3 साथ में गमेट में जाएंगे, ठीक है। तो किसी भी जीन की टेंडेंसी होती है कि जब भी क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, गमेट फॉर्मेशन होता है और ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते हैं गमेट्स के थ्रू, स्पर्म या ओवम के थ्रू, ठीक है। तो ये सारे जीन एक साथ इनहेरिट होंगे फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। इसी को हम बोलते हैं लिंकेज, क्योंकि वो एक दूसरे से जुड़े हैं। किसके जरिए जुड़े हैं? क्रोमोसोम के जरिए। क्रोमोसोम अलग होगा और अगले जनरेशन में जाएगा तो क्रोमोसोम पे जितने भी जीन हैं वो भी एक साथ अलग जनरेशन में दूसरे जनरेशन में जाएंगे। तो बेसिकली हम बात करते हैं, दैट इज, इसका डेफिनेशन की अगर हम बात करेंगे, द टेंडेंसी ऑफ जीन्स टू इनहेरिट टुगेदर इन द नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है, या फिर जीन्स प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम हैव टेंडेंसी टू इनहेरिट टुगेदर इन द नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। तो जब भी हम बोलते हैं जीन्स की टेंडेंसी होती है कि वो नेक्स्ट जनरेशन में एक साथ इनहेरिट करेंगे, तो उसको हम, ऐसे जीन्स को हम क्या बोलते हैं? लिंक्ड जीन। क्या बोलते हैं? लिंक्ड जीन, क्योंकि वो जुड़े हैं एक दूसरे के साथ, बिकॉज वो एक ही क्रोमोसोम पे है तो उनके बीच में कनेक्शन है, ठीक है। एंड इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? लिंकेज। क्या बोलते हैं? लिंकेज। जब भी द टेंडेंसी ऑफ जीन्स, द टेंडेंसी ऑफ जीन्स टू इनहेरिट टुगेदर एक साथ from one generation to another generation is known as linkage, ठीक है। फाइनली हम बात करते हैं लिंकेज की। 2 टाइप्स होते हैं, कंप्लीट लिंकेज एंड इनकम्प्लीट लिंकेज। तो बात करते हैं कंप्लीट लिंकेज। कंप्लीट, देखो वर्ड से बहुत मीनिंग निकलता है यहाँ पे। कंप्लीट लिंकेज का मतलब है कि लिंकेज हो रहा है पूरे तरीके से। लिंकेज हमने क्या बोला? टेंडेंसी ऑफ जीन टू इनहेरिट टुगेदर, मतलब सारे के सारे जीन एक साथ अगर जा रहे हैं अगले जनरेशन में विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन, मतलब बीच में कोई ऑब्स्ट्रैकल नहीं आ रहे, वो इजीली एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में चले जा रहे हैं सारे के सारे। तो ऐसे लिंकेज को हम कौन सी लिंकेज बोलेंगे? कंप्लीट लिंकेज। अब ये होगा कैसे, ध्यान दो। कंप्लीट लिंकेज होता क्या है? जब भी किसी क्रोमोसोम पे जीन्स पास पास में लोकेटेड होते हैं, देखो ये दोनों जीन बहुत पास पास है, क्लोजली लोकेटेड जीन्स आर वेरी क्लोजली लोकेटेड। तो ऐसे में स्ट्रॉन्ग लिंकेज, इसकी जो लिंकेज होती है वो कैसी होती है? स्ट्रॉन्ग, क्योंकि वो बहुत पास पास है तो उनके चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं कि वो एक साथ अगली जनरेशन में जाएंगे। अब ऐसा क्यों, ठीक है। और लेस क्रॉसिंग ओवर, इसी वर्ड में पूरा पूरा मतलब छुपा हुआ है। लेस क्रॉसिंग ओवर क्या होता है? तो बेसिकली ये 2 जीन्स है, ये 2 क्रोमोसोम है, जब ये गमेट फॉर्मेशन करते हैं तो इनके बीच में जीन्स एक्सचेंज होते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम ए के जीन क्रोमोसोम बी पे जाते हैं और क्रोमोसोम बी के जीन क्रोमोसोम ए में आते हैं, मतलब यहाँ के कुछ जीन इधर जाएंगे, इधर के कुछ जीन इधर आएंगे, तो जीन एक्सचेंज होते हैं, ठीक है। और ये जीन एक्सचेंज जब होंगे, ध्यान दो, अगर ये जीन्स बहुत पास पास लोकेटेड है और इधर कहीं पे हम देखते हैं क्रॉसिंग ओवर हो गया, इधर के जीन्स दूसरे क्रोमोसोम पे गए, दूसरे क्रोमोसोम के जीन इधर आए, मतलब इनके साथ कुछ हुआ क्या? नहीं। तो ये जीन एक साथ जाएंगे अगली जनरेशन में, फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, ये साथ में जाएंगे। तो ऐसे लिंकेज को हम क्या बोलते हैं? कंप्लीट लिंकेज। मान लो यहाँ पे भी रिकॉम्बिनेशन हो गया इस रीजन में, इसमें अगर ये जीन एक्सचेंज होते भी है तो जीन 1 या 2 जीन एक्सचेंज नहीं होते, एक बार 10 15 20 50 जीन एक्सचेंज होते हैं। तो हो सकता है ये दोनों एक साथ एक्सचेंज हो जाए और ये इस क्रोमोसोम की जगह दूसरे क्रोमोसोम में चले जाए, तो भी ये 2 जीन जो है वो तो साथ में ही जाएंगे अगले जनरेशन में, क्योंकि वो दूसरे क्रोमोसोम पे चले गए, ठीक है। अगर इस डायग्राम से भी हम समझते हैं तो इस डायग्राम में हमने ये 2 जीन यहां निकाले और ये 2 जीन यहां निकाले, तो अगर जीन एक्सचेंज हो गए तो ये दोनों के दोनों इधर आ जाएंगे, तो दोनों ये ब्लू हो जाएंगे
और इधर के दोनों रेड जीन इधर चले जाएंगे। तो देखो ना, ये दोनों जीन इधर क्योंकि पास पास थे तो दोनों चले गए, अब ये दोनों एक साथ जाएंगे इस क्रोमोसोम के साथ अगले जनरेशन में। तो बेसिकली जीन जो है वो जब पास पास होते हैं तो देन द लिंकेज इज स्ट्रॉन्गर। व्हेन द जीन्स आर लोकेटेड क्लोज टू ईच अदर द लिंकेज इज स्ट्रॉन्गर एंड इट इज हैविंग द लेस चांसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर यानी एक्सचेंज ऑफ जीन्स के चांसेस क्या होते हैं, कम होते हैं। इसी को हम रिकॉम्बिनेशन भी बोलते हैं। क्रॉसिंग ओवर को ही क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेशन, जो कि मियोसिस में हमने 11वीं में पढ़ा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा यहां पे हम बोलते हैं बिकॉज जीन की लिंकेज स्ट्रांग है और जीन एक साथ मतलब क्रॉसिंग ओवर के चांसेस बहुत ही कम है, दैट्स व्हाई अब जीन इनहेरिट करेंगे एक साथ इन द नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इनकम्प्लीट लिंकेज, मतलब लिंकेज जो है वो इनकम्प्लीट रह गई है, सारे के सारे जीन एक साथ जा पाए क्या अगले जनरेशन में, नहीं। क्यों? क्योंकि जब दो जीन्स का डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, डिस्टेंस इज वेरी लार्ज, डिस्टेंटली लोकेटेड जीन्स, सो ऐसे में लिंकेज क्या हो गई, वीक। अब लिंकेज वीक हो गई तो मोर क्रॉसिंग ओवर के चांसेस क्रॉसिंग ओवर के क्या हो गए, रिकॉम्बिनेशन के ज्यादा। मान लो यहाँ पे कहीं पे क्रॉसिंग ओवर हो गया तो ये जीन तो अगले क्रोमोसोम पे चले जाएगा और ये बेचारा यहीं पे रह जाएगा, दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, बिछड़ जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली चांसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, तो क्रॉसिंग ओवर के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसको हम एक बेसिक एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जब बहुत साथ साथ रहते हैं, ठीक है, तो उनका जो लिंकेज है वो स्ट्रांग होता है, जहां भी जाते हैं साथ में जाते हैं। ठीक है, हो सकता है शादी भी कर ले। ठीक है, वहीं पे अगर दूर दूर होते हैं एक शहर में और दूसरे शहर में, तो ऐसे में उनका लिंकेज जो है वो थोड़ा वीक होता है और वो आगे जाके कुछ रिश्ता टूट भी सकता है। तो उसी तरीके से वो ये भी वर्क करता है, दैट इज लिंकेज जो है वो वीक हो जाता है, जिसकी वजह से रिकॉम्बिनेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं और जीन अगले जनरेशन में एक साथ जा नहीं पाते, क्योंकि एक जीन तो इस क्रोमोसोम पे रह गया और दूसरा जीन दूसरे क्रोमोसोम पे चले गया। तो रिकॉम्बिनेशन के चांसेस क्या हो जाते हैं, लेस हो जाते हैं, मोर हो जाते हैं और इनहेरिटेंस के चांसेस कम हो जाते हैं। फाइनली हम बात करते हैं, ये हो गया हमारा लिंकेज के बारे में। अब लिंकेज के बाद आता है लिंकेज ग्रुप। इसी का एक पॉइंट है, तो जितने भी लिंक्ड जीन एक क्रोमोसोम पे होते हैं वो अपना एक लिंकेज ग्रुप बनाते हैं, मतलब उनका एक लिंकेज ग्रुप होता है। जैसे मान लो हमारे बॉडी में जितने होमोलॉगस पेयर्स है उतने हमारे बॉडी में लिंकेज ग्रुप है, क्योंकि एक जीन जो एक क्रोमोसोम पे, यहाँ पे अगर एक जीन है तो वही सेम जीन दूसरे होमोलॉगस पेयर पे भी है ना, होमोलॉगस क्रोमोसोम यानी जुड़वा, तो इनका एक पूरा लिंकेज ग्रुप हो गया। ये इसमें जितने भी जीन है, मान लो इसमें 500 जीन है, तो 500 जीन क्योंकि एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, ये भी एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, तो ये एक लिंकेज ग्रुप हो गया। ठीक है, ऐसे हमारे बॉडी में जितने पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं उतने लिंकेज ग्रुप होते हैं, या जितने हैप्लॉइड क्रोमोसोम होते हैं, हैप्लॉइड पेयर बोलोगे तो 23 पेयर और हैप्लॉइड बोलेंगे तो 23 क्रोमोसोम। तो जितने हैप्लॉइड क्रोमोसोम हमारे बॉडी में होंगे किसी भी स्पीशीज के, उतने लिंकेज ग्रुप होंगे। तो यहाँ पे डेफिनेशन देखो, ऑल लिंक जीन कंस्टिट्यूट अ लिंकेज ग्रुप। सारे लिंक जीन एक दूसरे के साथ मिलकर एक लिंकेज ग्रुप बनाते हैं। फाइनली टोटल नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप इन एनी स्पीशीज क्या है, इज इक्वल टू द नंबर ऑफ हैप्लॉइड क्रोमोसोम इन दैट स्पीशीज। ठीक है, या फिर नंबर ऑफ पेयर ऑफ क्रोमोसोम इन दैट स्पीशीज, बट डेफिनेशन में हम हैप्लॉइड लिखते हैं। फाइनली हम बात करते हैं एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल जैसे कि ड्रोसोफिला में 4 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है तो 4 लिंकेज ग्रुप। ठीक है, यानी 4 हैप्लॉइड क्रोमोसोम होंगे डेफिनेटली। पी प्लांट में 7 हैप्लॉइड क्रोमोसोम है तो 7 लिंकेज ग्रुप। ह्यूमन बींग्स में 23 है तो 23 लिंकेज ग्रुप। ठीक है, फाइनली हम बात करते हैं सेक्स लिंकेज। ठीक है, अब सेक्स लिंकेज क्या है, जब भी ये सेम डेफिनेशन है वही, टेंडेंसी ऑफ जीन्स टू इनहेरिट टुगेदर ऑन सेक्स क्रोमोसोम। तो जीन्स एक दूसरे के साथ एक साथ इनहेरिट करते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, लेकिन अब कौन से क्रोमोसोम पे, सेक्स क्रोमोसोम के पे, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर एक दूसरे से अलग अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दोस्तों, कंप्लीट सेक्स लिंकेज और इनकम्प्लीट सेक्स लिंकेज, ये भी अगेन दो वही टाइप से इसके। कंप्लीट मतलब जो लिंकेज है वो कंप्लीट हो रहा है, पूरे तरीके से जीन ट्रांसफर हो रहे हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। तो सिंपल सी बात है, हमने देखा था एक्स और वाई क्रोमोसोम, इनमें से आप बता सकते हो अभी स्ट्रक्चर वाइज जो लार्जर है वो कौन सा है, एक्स, और जो स्मॉलर है वो वाई। यहाँ पे भी जो लार्जर है वो एक्स और स्मॉलर है वो वाई। तो हमने देखा कि एक्स और वाई में ये जो रीजन है, दिस रीजन इज होमोलॉगस एंड दिस रीजन इज नॉन होमोलॉगस। ठीक है, तो ये हमें पता है होमोलॉगस रीजन में सेम जीन होंगे
और नॉन होमोलॉगस में अलग अलग जीन होंगे। क्लियर है? तो बेसिक सी बात है, रिकॉम्बिनेशन जब होगा तो रिकॉम्बिनेशन कभी भी नॉन होमोलॉगस रीजन में नहीं होता। रिकॉम्बिनेशन कभी भी नॉन होमोलॉगस रीजन में होगा क्या? नहीं, वो होमोलॉगस रीजन में ही होगा। अगर यहाँ पे दो सेम जीन है तो यहाँ पे भी उन्हीं के दो सेम जुड़वा जीन होंगे और इसी रीजन में रिकॉम्बिनेशन होगा, और कहीं पे रिकॉम्बिनेशन नॉन होमोलॉगस रीजन में रिकॉम्बिनेशन होगा क्या? नहीं। तो कंप्लीट लिंकेज कब होगा? कंप्लीट लिंकेज तब होगा जब कोई भी दो जीन्स कौन से रीजन में होंगे? नॉन होमोलॉगस, या तो एक्स क्रोमोसोम के या तो वाई क्रोमोसोम के। अगर कोई भी जीन नॉन होमोलॉगस रीजन में होंगे तो इट विल नॉट शो रिकॉम्बिनेशन। ये रीजन कभी भी रिकॉम्बिनेशन शो नहीं करता। अब रिकॉम्बिनेशन शो ही नहीं होगा तो ये जो दो जीन है वो वैसे के वैसे एक जनरेशन में चले जाएंगे और इधर के भी दो जीन जो है वो वैसे के वैसे दूसरे जनरेशन में चले जाएंगे। मतलब लिंकेज जो है वो कैसा हो रहा है? कंप्लीट लिंकेज हो रहा है। ठीक है, कंप्लीट लिंकेज इन द सेंस, यहां पे हम क्या बोलेंगे? कंप्लीट सेक्स लिंकेज में the genes should be present or the gene must be present on non-homologous region of X or Y chromosome. Then these regions do not show the recombination and hence it will inherit or the genes will inherit together in the next generation. ठीक है, इस जगह पे नॉन होमोलॉगस रीजन में अगर जीन होंगे तो ये रीजन रिकॉम्बिनेशन शो नहीं करता है और उस वजह से जीन अगले जनरेशन में ट्रांसफर हो जाता है। इनकम्प्लीट में क्या होगा? सिमिलरली इनकम्प्लीट हो रहा है, मतलब जो लिंकेज है वो इनकम्प्लीट है। प्रॉपरली जीन एक दूसरे के साथ अगली जनरेशन में जा पा रहे क्या? नहीं। तो जीन्स कौन से रीजन में होंगे फिर? अगर नॉन होमोलॉगस रीजन में होंगे तो साथ में जाएंगे और यहाँ पे साथ में जा रहे हैं क्या? नहीं, मतलब रिकॉम्बिनेशन हो रहा है। और रिकॉम्बिनेशन कौन सा रीजन शो कर रहा है? होमोलॉगस। सो यहाँ पे डेफिनेशन क्या होगी? इफ द जीन्स आर प्रेजेंट इन द होमोलॉगस रीजन, इफ अगर जीन होमोलॉगस रीजन पे है, देन this region has more chances of recombination और this region shows recombination। ये region जो है recombination show करता है and hence the gene will not inherit together in the next generation। इसी वजह से जीन अगली जनरेशन में एक साथ एंटर नहीं करते। इसके बाद एक आखिरी टॉपिक है इसी टॉपिक में, क्रॉसिंग ओवर। इसको हमने ऑलरेडी मियोसिस में पढ़ चुके हैं हमने 11वीं क्लास में, बट फिर भी यहाँ पे मैं एक शॉर्ट आपको उसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। होता क्या है, जब हमारे बॉडी में मियोसिस होता है, गमेट फॉर्मेशन होता है, तो गमेट फॉर्मेशन में मियोसिस में पहले इसमें सेल डिवीजन में पहले मियोसिस में मियोसिस 1 में प्रोफेज 1 में पैचिटिन स्टेज में रिकॉम्बिनेशन होता है, जीन एक्सचेंज होते हैं। रिकॉम्बिनेशन होता है यानी जीन एक्सचेंज होते हैं। क्रोमोसोम ए के जीन क्रोमोसोम बी पे आते हैं, क्रोमोसोम ए के जीन जो है वो क्रोमोसोम बी पे आते हैं और क्रोमोसोम बी के जीन जो है वो क्रोमोसोम ए पे जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इस तरीके से रिकॉम्बिनेशन होता है। तो दोस्तों यहां तक के लिए आज हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर का जो एक टॉपिक है वो खत्म हो चुका है। ठीक है, इसके बाद हम आगे देखते हैं, दैट इज हमारा नेक्स्ट पार्ट इसी लेसन में, दैट इज मॉर्गन्स एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आप इस चैनल पे नए हैं। थैंक यू वेरी मच।